आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर। मेरा टॉपिक होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले बात तो समझिए कि मोशन टॉपिक का दो पार्ट होता है। मोशन जो टॉपिक है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है डायनामिक्स। एक क्या होता है काइनेमेटिक्स, दूसरा क्या होता है डायनामिक्स। ये काइनेमेटिक्स क्या है और डायनामिक्स क्या है? अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए वो काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे। जैसे पढ़े आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, ये सब जो आप पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं डायनामिक्स, न्यूटन्स ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, इसे जो टॉपिक आने वाला है ना, ये डायनामिक्स कहलाता है। काइनेमेटिक्स क्या और डायनामिक्स क्या समझिए। काइनेमेटिक्स में आप पढ़ रहे थे कि एक बॉडी में एक्सीलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन दिया गया, ऐसा लिखा होता था कि एक बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट किया, उसे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन दिया गया। तो एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का दिया गया। अब ये एक्सीलरेशन दिया गया तो वेलोसिटी बढ़ेगा। अगर पार्टिकल रेस्ट में है, एक्सीलरेशन दिया तो वेलोसिटी बढ़ा होगा, तो उसमें वेलोसिटी आएगा। और जब वेलोसिटी आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो अभी तक हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन में रिलेशन निकाल रहे थे, किसके साथ साथ? समय के साथ साथ। अभी जो भी कहानी का चर्चा चल रहा था सब इतना ही में घूम रहे थे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम में। इस कहानी का मेन जड़ क्या है? इस कहानी का मेन जड़ है एक्सीलरेशन। अभी तक जो कहानी है इसका मेन पॉइंट क्या एक्सीलरेशन है। जब तक आप एक्सीलरेशन दीजिएगा नहीं वेलोसिटी आएगा नहीं। अब वेलोसिटी आएगा नहीं तो बॉडी चलेगा नहीं। मेन तो कहानी एक्सीलरेशन का है ना। आप सिस्टम में एक्सीलरेशन देते हैं, अब मोटरसाइकिल चालू कीजिए और एक्सीलरेटर देवे नहीं कीजिए तो क्या वेलोसिटी आएगा? वेलोसिटी हाईवे नहीं करेगा तो क्या चलेगा वो? तो मेन कहानी तो एक्सीलरेटर का है। तो अभी तक हम लोग एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन पढ़ रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन बात यह है कि एक्सीलरेशन आखिर आया कहां से? ये एक्सीलरेशन कहीं से तो आया होगा। तो हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं इस पूरे चैप्टर में कि आखिर इस एक्सीलरेशन के लिए जिम्मेवार कौन है, कहां से आया एक्सीलरेशन, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। बॉडी में एक्सीलरेशन कहां से आया जो आप पढ़ रहे थे कि बॉडी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन दिया गया, कहां से दिया गया? तो आंसर आएगा हमारा फोर्स, कि फोर्स उसके लिए जिम्मेवार है, फोर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब हम लोग फोर्स और इस वेलोसिटी में, इस पार्ट में रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। ये जो पार्ट है डायनामिक्स कहलाता है। तो ये जो चैप्टर है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर आएंगे फ्रिक्शन वगैरह, इसमें हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं कि क्या होगा वास्तव में जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए। हम लोग लिखाते हैं इस पॉइंट को कि इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में एंड फॉलोइंग चैप्टर्स, और इससे जुड़े हुए चैप्टर्स में वी शैल स्टडी अबाउट, हम लोग यह अध्ययन करने जा रहे हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन फोर्स इज एक्चुअली अप्लाइड ऑन बॉडी, कि क्या होगा जब किसी वस्तु पर वास्तव में बल लगाया जाए। तो ये जो हम लोग का फिजिक्स का जो ब्रांच है इसे हम लोग बोलते हैं डायनामिक्स, जिसमें हम लोग फोर्स और मोशन में रिलेशन स्थापित करेंगे कि कितना फोर्स लगाया गया तब बॉडी में कितना एक्सीलरेशन आया, उस एक्सीलरेशन से बॉडी में कितना वेलोसिटी आया, और उस वेलोसिटी से बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर पाया। तो पूरे कहानी का मेन जड़ कौन है? हम लोग का फोर्स। और इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, मतलब फोर्स एंड मोशन। ये आपका हम लोग का डायनामिक्स कहलाता है। और विदाउट फोर्स जो हम लोग पढ़ रहे थे वो काइनेमेटिक्स कहलाया। तो आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली है कि काइनेमेटिक्स क्या है और डायनामिक्स क्या है। और पीछे जो हम पढ़ रहे थे वो काइनेमेटिक्स था, और अब हम जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, ये डायनामिक्स है। ठीक, तो हम लोग का मेन चैप्टर क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, NLM। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं हम, न्यूटन की गति के नियम पढ़ने जा रहे हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के नियम। तो आपको पता होगा पहले से भी छोटी छोटी बात कि न्यूटन की गति के 3 नियम है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। बारी बारी से हम तीनों लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में।
हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, बस थ्योरी है, कुछ कहानी है जो आपको सुना रहे हैं हम, आप उसको समझिए। ये एक समझ ही है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मिलता है? फोर्स का डिफिनीशन मिलता है। तो हम लोग इस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वाले टॉपिक में हम लोग फोर्स को समझने का प्रयास करेंगे कि फोर्स वास्तव में है क्या चीज़। हम लोग कहते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या मिलता है? बोले फोर्स डिफाइन होता है, इससे फोर्स की परिभाषा मिलती है, फोर्स को हम लोग परिभाषित करते हैं, उसका डिफिनीशन जानते हैं कि वास्तव में फोर्स है क्या चीज़। यह जानकारी जो हम लोग को मिलेगा फोर्स के बारे में, जिस नियम के आधार पर मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसे कोई न्यूमेरिकली पार्ट नहीं है, प्योर थ्योरेटिकल पार्ट है। और हम आपको बोल के बात समझाने जा रहे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में कि क्या है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए पहले एक वर्ड समझना होगा आपको, इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा आपको इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है? कहता है कि इनर्शिया डिफिनेशन के तौर पर, बस बाकी तो समझाएंगे, वही आपको ध्यान दीजिएगा, परिभाषा के तौर पर इस बात हम बोल रहे हैं कि इनर्शिया क्या है। कहता है कि इट इज डिफाइंड एज इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स ऑन स्टेट विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट। कि मैंने किसी बॉडी में इतनी क्षमता नहीं है, इतनी एबिलिटी नहीं है कि बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के, एजेंट किसे कहते हैं? जो मेरा काम करवाता है। तो इस पूरे कहानी में फोर्स को हम लोग एजेंट बोल रहे हैं, फोर्स को हम लोग एजेंट बोल रहे हैं। फोर्स वह एजेंट है जो बॉडी में स्टेशन लाता है। फोर्स से हमारे बोलते हैं एजेंट है, एक्सटर्नल एजेंट, बाह्य कारक। तो हम लोग इनर्शिया कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज डिफाइंड एज इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स ऑन स्टेट विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट। कि बिना किसी बाहरी एजेंट के, बिना किसी बाहरी कारक के, किसी भी बॉडी में इतनी एबिलिटी नहीं, इतनी क्षमता नहीं है कि अपना स्टेट, अपनी अवस्था को चेंज कर सके। इसे ही हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया क्या है? जड़त्व का नियम क्या है? कि कोई भी बॉडी में इतनी क्षमता नहीं है, इतनी एबिलिटी नहीं है कि बिना किसी बाहरी फोर्स के, बाहरी एजेंट के, एक्सटर्नल एजेंट के, माने बिना किसी बाह्य कारक के वो अपनी अवस्था को चेंज कर सके, अपने स्टेट को चेंज कर सके। अब इस स्टेट को समझना है। स्टेट मतलब क्या? अवस्था मतलब क्या? आप भी समझ लीजिए। अवस्था को आप समझिए कि अवस्था दो ही होती है। हम बोलें कि वस्तु की अवस्था क्या है, बस किसी वस्तु की दो ही अवस्था होती है। अब बस यही समझिए। एक तो अवस्था एक हुआ कि बॉडी रेस्ट में है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वस्तु की एक अवस्था है, एक अवस्था है कि बॉडी रेस्ट में है भाई। दूसरी अवस्था क्या है कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट से जा रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है। माने कि पार्टिकल का अगर स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है इधर, तो हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड इधर ही है। ये पार्टिकल का स्टेट है। ये दो इंस्टेट होता है पार्टिकल का। हम बोलते हैं कि पार्टिकल एक अवस्था में है, मतलब या तो परमानेंट रेस्ट है तो बोलेंगे पार्टिकल अपने एक अवस्था में है, अपने स्टेट में है। दूसरा कि पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, ध्यान रहे। इसमें मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी, दोनों कांस्टेंट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। मान 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है वस्तु, इधर जाता है तो जाता ही है, 10 से जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल की एक अवस्था है, स्टेट में है। ये दोनों में से तनिक भी कोई गड़बड़ी हुआ तो समझ लीजिएगा कि बाहर से किसी ने जरूर फोर्स लगाया होगा। जैसे हम बता रहे हैं कि अगर कोई बॉडी 10 के स्पीड से इसी डायरेक्शन में जा रहा है, निरंतर इसी डायरेक्शन में 10 के स्पीड से जा रहा है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हुआ। तो हम लोग बोल रहे हैं भाई कि पार्टिकल एक स्टेट में, एक अवस्था में है। लेकिन अगर वेलोसिटी 10 से 11 हो गया तो बोलेंगे कि इस पर जरूर किसी ने बाहर से फोर्स लगाया है। ऐसी 10 से 11 नहीं हो गया, या 10 से 8 हो गया, 9 हो गया है, कम गया है, तो भी किसी ने फोर्स लगाया होगा उस तरफ से, तभी ऐसा हुआ होगा। या तो 10 के स्पीड से इधर जा रहा था, इधर मुड़ गया, 10 के स्पीड से जा रहा था, इधर मुड़ गया इधर, तभी वो बोले कि जरूर किसी ने फोर्स लगाया होगा। मतलब क्या देखिए आप, एक बार बोले हम कि 10 से 11 हो गया, एक बार बोले कि 10 से 8 या 9 हो गया। माने क्या हम चेंज कराएं? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करा रहे हैं। 10 से 11 होना क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। 10 से 8 होना क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, और मैग्नीट्यूड चेंज होने का भी दो मतलब, या तो बढ़े या तो घटे, या तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो। ये तीनों में से कोई भी घटना अगर घटे, आपको यह बात मानना होगा कि पार्टिकल ने अपने स्टेट को चेंज किया है।
इसका मतलब, इसका कहानी से क्या समझे आप? क्या स्टेट चेंज होने का मतलब कि वेलोसिटी में जरूर चेंजिंग आया होगा, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदले या तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदले भाई, इन दोनों में से कोई बदला होगा जरूर। तभी आप ये कह रहे हैं कि मैंने पार्टिकल या बॉडी को अपनी अवस्था को चेंज किया, अपने स्टेट को चेंज किया है। तो ये बात तो समझ में आया होगा आपको कि स्टेट चेंज का मतलब क्या है। स्टेट चेंज का मतलब हुआ कि वेलोसिटी में चेंजिंग होना चाहिए, चाहे उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे उसका डायरेक्शन चेंज हो, और बिना फोर्स का हो पाना संभव है नहीं। इसका मतलब फोर्स लगने से ही पार्टिकल अपना अवस्था चेंज करता है। अवस्था चेंज करने का मतलब वेलोसिटी चेंज करता है, चाहे वो मैग्नीट्यूड चेंज किया हो चाहे डायरेक्शन चेंज किया होगा। और चूंकि हम जानते हैं कि वही वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सीलरेशन डेवलप होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं। इसका मतलब एक्सीलरेशन पैदा होने का मेन कारण क्या है? बोले फोर्स। फोर्स न लगता न पार्टिकल के वेलोसिटी में चेंजिंग आता। वेलोसिटी चेंजिंग का मतलब अवस्था में चेंजिंग, स्टेट में चेंजिंग न होता, और न स्टेट में चेंजिंग होता मतलब कि न वेलोसिटी में चेंजिंग होता। अवस्था चेंजिंग मैंने वेलोसिटी में चेंजिंग, ये बात ध्यान रहे आपको। हम बोलते हैं स्टेट चेंज हो रहा है, मैंने वेलोसिटी चेंज हो रहा है वास्तव में, और न उसमें एक्सीलरेशन पैदा होता। इसका मतलब इस एक्सीलरेशन के लिए जिम्मेवार कौन है? बोले फोर्स जिम्मेवार है। तो बिना फोर्स का क्या पार्टिकल अपनी अवस्था को चेंज कर पाया? नहीं चेंज कर पाया। इसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जड़त्व का नियम ही है कि किसी बॉडी में इतनी क्षमता नहीं है कि बिना किसी बाहरी बल के अपनी अवस्था को चेंज कर ले। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। फिर इसी ढंग को हम इसी को थोड़ा दूसरे ढंग से भी लिखते हैं कि हर एक बॉडी अपनी अवस्था को बरकरार रखना चाहती है, अपनी अवस्था पर कायम रहना चाहती है, अपनी अवस्था को मेंटेन रखना चाहती है, चाहे वह रेस्ट में हो चाहे यूनिफॉर्म मोशन में हो। मतलब रेस्ट में हो, अवस्था दो ही बताए थे ना कि रेस्ट में हो तो रेस्ट में एक अवस्था हुआ, या तो एक समान वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वो भी एक अवस्था है। ये दोनों में से किसी अवस्था को छोड़ना नहीं चाहती बॉडी, जब तक कि कोई बाहर से फोर्स न लगाया जाए। इसे भी हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोल रहे हैं। दोनों तरह से लिख सकते हैं कि किसी बॉडी में इतनी क्षमता नहीं है कि बिना किसी बाहरी कारक के अपनी अवस्था को चेंज कर सके, या हर एक वस्तु अपनी अवस्था पर कायम रहना चाहती है, दृढ़ रहना चाहती है एकदम। अवस्था दो ही होता है, या तो रेस्ट में रहना चाहती है, या एक ही डायरेक्शन में, एक ही मतलब कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से जा रही है तो जाता ही रहना चाहती है जब तक कि कोई बाहर से फोर्स न लगाया जाए। ये लॉ ऑफ इनर्शिया, और इसी लॉ ऑफ इनर्शिया को हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का नाम दिए हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कोई अलग चीज नहीं है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया ही है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है आपको समझा ही दिए। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? बोले फोर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हम लोग यही लिखते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या करता है? बोले फोर्स को डिफाइन करता है। डिफाइन फोर्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स को डिफाइन करता है। तो फोर्स को डिफाइन कैसे किया? फोर्स है क्या चीज भाई? डिफाइन किया फोर्स को, तो फोर्स क्या है क्या चीज? बोले कि फोर्स वह एक्सटर्नल एजेंट है, फोर्स वह बाह्य कारक है। जब ये किसी बॉडी पर लगेगा तो बॉडी की अवस्था को चेंज कर देगा, लेकिन कर ही देगा ये भी गारंटी नहीं, करने की कोशिश भी कर सकता है। मैंने आप दीवार पर बल लगाइए तो क्या दीवार चलने लगेगा? कोशिश तो कर रहे हैं ना, वही तो फोर्स है। इस तरह फोर्स को ऐसे डिफाइन करते हैं कि फोर्स इज डिफाइंड एज दैट एक्सटर्नल एजेंट इफ इट इज अप्लाइड ऑन बॉडी देन बॉडी चेंजेज इट्स ऑन स्टेट या ट्राई टू चेंज इट्स ऑन स्टेट। कि फोर्स वह एक्सटर्नल एजेंट है, जब वह किसी बॉडी पर लगता है तो बॉडी की अवस्था को चेंज कर देता है या करने की कोशिश करता है। या कोई बच्चा ऐसे लिखता है कि फोर्स इज ए पुश या पुल। फोर्स इज ए पुश या पुल माने फोर्स एक धक्का या खिंचाव है जिसके द्वारा एक बॉडी अपनी अवस्था को चेंज करती है या करने की कोशिश करती है। ये फोर्स का डिफिनेशन हुआ। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से बस इतना ही बात सीखे हम लोग कि फोर्स क्या चीज़ है। बोले फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है, जब वो किसी बॉडी पर लग जाता है तो या तो बॉडी की अवस्था को चेंज कर देता है या करने का ट्राई करता है, कोशिश करता है। जैसा कोई एग्जाम्पल के तौर पर बताइए कि आप दीवार पर बल लगाइए, तो दीवार पर बल लगाइएगा तो क्या दीवार में अवस्था में चेंज हो ही जाएगा? कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। कोशिश तो हो रहा है ना, ये भी तो फोर्स है। तो चेंज हो भी जाएगा स्टेट, और चेंज करने का प्रयास भी हो सकता है। या तो सिर्फ प्रयास हो रहा होगा या तो चेंज हो रहा होगा, दोनों में से कोई चीज़ होगा तो हम बोलेंगे फोर्स लग रहा है। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिससे हमने फोर्स को डिफाइन किया। वास्तव में फोर्स को हमने डिफाइन किया किससे? बोले इनर्शिया से। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? बोले इनर्शिया है।
इनर्शिया क्या है, वही बताया आपको कि बिना बाहरी फोर्स के, बिना बाहरी एजेंट के कोई बॉडी अपना स्टेट को चेंज नहीं कर सकता और अपने स्टेट में कायम रहना चाहता। स्टेट दो ही तरह होते हैं, तो रेस्ट या तो यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी से चलना। सिंपल भाषा में ही समझिए कि जब तक किसी बॉडी पर आप फोर्स नहीं लगाइएगा तब तक बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। स्टेट चेंज करने का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। न तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, न घटेगा, न उसका डायरेक्शन चेंज होगा। इतने में से कोई काम नहीं होगा। अना हम बोलेंगे अवस्था चेंज हुआ, अनावस्था चेंज होगा, न एक्सेलेरेशन कहा जाएगा, क्योंकि अवस्था चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज होना ही होना है। अब वेलोसिटी चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन जरूर डेवलप करेगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन डेवलप होने का मेन कारण कौन है? फोर्स है। तो था आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिससे हमने फोर्स का डिफिनेशन सीखा और कुछ इनर्शिया के बारे में पता किया हम लोग। मतलब इस समझिए कभी एक बात ये भी उठता है कि आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाइएगा तो क्या बॉडी में एक्सेलरेशन आ ही जाएगा? बोले नहीं। अभी ना बोले कि बल लगाने से मतलब बॉडी अपना स्टेट चेंज कर ही लेगा। कर भी सकता है और सिर्फ कोशिश भी करके रह सकता है। तो अगर सिर्फ मान लिया स्टेट चेंज कर लिया, फोर्स लगाया बॉडी पर, स्टेट चेंज कर लिया, अपना अवस्था चेंज कर लिया, मान वेलोसिटी चेंज हुआ होगा कुछ, तब तो एक्सेलरेशन पैदा हुआ होगा। लेकिन आप फोर्स लगाएं दीवार पर और दीवार का स्टेट चेंज नहीं हो रहा, तो कहाँ एक्सेलरेशन डेवलप हुआ? इसलिए कहना सही बात नहीं होगा कि आप फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन डेवलप हो ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ई गारंटी है कि एक्सेलरेशन अगर डेवलप हुआ है किसी बॉडी में तो जरूर किसी ने फोर्स लगाया होगा। अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं तो ये गारंटी के साथ आप नहीं कह सकते कि एक्सेलरेशन डेवलप हुआ होगा। लेकिन किसी बॉडी में एक्सेलरेशन डेवलप हुआ है तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि फोर्स लगा होगा। जिसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल हम लोग बच्चा लोग को सुनाते हैं क्लास में कि जिसे कि मान लिया जाए हम लोग बाहर रूम लेके डेरा वरा लेके हम लोग पढ़ाई करते हैं। अगर पढ़ लिख गए तो सब बोलेगा कि हाँ भाई गार्जियन पढ़ाने में पैसा खर्च किया है, पढ़ाने में मदद किया है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पाए, उल्टा सोचेंगे, मान लिया गार्जियन हमको पैसा दिया पढ़ने की, खर्च कर रहा हम पर पढ़ने के लिए, तो कोई गारंटी नहीं कि हम पढ़ ही जाएंगे। लेकिन अगर हम पढ़ गए इसका मतलब है कि हाँ गार्जियन हम पर खर्च किया है। गार्जियन हमको खर्च दिया है इसका मतलब गारंटी नहीं कि पढ़ ही जाएगा। मैंने आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाए हैं, कोई गारंटी नहीं कि बॉडी चल ही जाएगा। चल भी सकता है, चलने की कोशिश भी कर सकता है, लेकिन अगर बॉडी में एक्सेलरेशन आया है इसका मतलब गारंटी है कि हाँ फोर्स लगा होगा। मतलब अगर हम लोग पढ़ पाएँ तो गारंटी है कि गार्जियन हम पर खर्च किया है, पढ़ाने में मेहनत किया है। मतलब ऐसे ही बच्चे को एग्जाम्पल लेके समझाते हैं थोड़ा मजाक के लिए। तो हम लोग समझ लिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ मोशन तो क्लियर हुआ, तो सेकेंड लॉ मोशन क्या है समझिए। फिर सेकेंड लॉ मोशन क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग को फोर्स का फॉर्मूला मिलेगा। फोर्स का फॉर्मूला मिलेगा, वैल्यू, कि फोर्स का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। इसके लिए कहानी सुनिए पहले। कहता है कि कोई मान लिया जाए कि एक पार्टिकल हमारे तरफ गति से आ रहा है, कोई पार्टिकल हमारे तरफ गति से आ रहा है, वेलोसिटी से आ रहा है, और हमको उसको हाथ मार के उसको रोकना है। एक बार ऐसे लगाएं और रोकना है उसको। एक गति से पार्टिकल आ रहा है हमारे तरफ और हमको उसको रोकना है, तो रोकने में तो फोर्स लगाना पड़ेगा भाई। बिना बल लगाए तो रुकेगा नहीं। आपके तरफ कोई वस्तु आ रहा है गति में, आपको उसको रोकना है तो फोर्स लगाइएगा उधर, तभी नहीं रुकेगा। तो ये जो आप फोर्स लगाएं वस्तु को रोकने के लिए, तो कितना फोर्स लगाइएगा यह वस्तु के दो चीज पर डिपेंड करता है। एक उसके मास पर, एक उसकी वेलोसिटी पर। इसको एग्जाम्पल की तरह समझिए। गांव घर का बच्चा भी जो फिर से कुछ जानकारी नहीं उसको, वो भी बात को बता सकता है जो आपसे पूछने जा रहे हैं कि 2 किलोग्राम का एक बॉडी
10 के स्पीड से हमारी तरफ आ रहा था। 2 किलोग्राम का बॉडी 10 के स्पीड से हमारी तरफ आ रहा था और एक 2 किलोग्राम का बॉडी हमारी तरफ 20 के स्पीड से आ रहा है। बताओ किसको रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा? 2 किलो का बॉडी 10 के स्पीड से हमारी तरफ आ रहा था, एक 2 किलो का बॉडी 20 के स्पीड से हमारी तरफ आ रहा था। बताओ किसको रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा? तो कोई भी बता सकता है भाई कि F2। कैसे बताया नहीं बताया वो खुद ही आप समझ रहे हो। ये गांव घर का आदमी भी बात बता सकता है जिसको फिर से कोई जानकारी नहीं है कि एक बार हम साइकिल चलाते तुम्हारे तरफ आए धीरे धीरे, एक बार स्पीड में साइकिल चलाते आए तुम्हारे तरफ, तुम कब रोकने में कंफर्टेबल महसूस करेगा? बोले धीरे धीरे आएंगे तब हम आपको आसानी से रोक पाएंगे। तेजी में आएगा भाई तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मैंने अपने वेलोसिटी देख कर ही बात तय कर दिया कि किसी मूविंग पार्टिकल को रोकने में कितना ज़्यादा फोर्स लगेगा यह उसके वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। पूरा खेला अपने वेलोसिटी पर खेला। दूसरा एग्जांपल समझिए कि 2 किलोग्राम का एक बॉडी 10 के स्पीड से जा रहा है और एक 5 किलोग्राम का बॉडी 10 के स्पीड से जा रहा है। दो किलोग्राम का बॉडी 10 के स्पीड से जा रहा है और 5 किलोग्राम का बॉडी 10 के स्पीड से जा रहा है। अब बताओ किसको रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा? बोले 5 किलोग्राम वाला। आपकी तरफ को साइकिल जा रहा है 10 के स्पीड से, एक बार मोटरसाइकिल जाए 10 के स्पीड से, मोटरसाइकिल रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा भाई। आपने क्या देखकर ये बात तय किया? बोले मास देखकर हमने तय किया। मास देखकर हम ये समझ बैठे कि 5 किलोग्राम के बॉडी को रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा। एक बार वेलोसिटी देख के समझे, एक बार आपने मास देख के समझा। क्लियर? मतलब क्या समझा? किसी मूविंग पार्टिकल को, किसी गति वाला पार्टिकल को रोकने में कितना बल लगेगा यह उसके दो चीज पर डिपेंड करता है, एक मास पर, दूसरा वेलोसिटी पर। तीसरा एग्जांपल समझिए कि 2 किलोग्राम का बॉडी 10 के स्पीड से जा रहा है और 5 किलोग्राम का बॉडी 4 के स्पीड से जा रहा है। अब बताइए कि किसको रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा? किसको रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा? 2 किलोग्राम का बॉडी 10 के स्पीड से जा रहा है उसको कि 5 किलोग्राम वाला बॉडी 4 के स्पीड से जा रहा है उसको? तो यहां कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। इसमें तो मजा आया कि हमने यहां पर चूंकि मास सेम था वेलोसिटी देख के निर्णय लिया, यहाँ वेलोसिटी सेम था तो मास देख के निर्णय लिया। वास्तव में आपने मास और वेलोसिटी के बारे में तो बताया, लेकिन सच यह है कि आपने मास इंटू वेलोसिटी देखकर निर्णय लिया है। 2 × 10 20, 20 × 2 40, तब बोले इसमें ज्यादा लगेगा। 10 × 2 20, 10 × 5 50, बोले इसमें ज्यादा लगेगा। 10 दूनी 20, 4 × 5 20, बोले बराबर फोर्स लगेगा। इस केस में F1 और F2 दोनों बराबर है, दोनों बराबर है F1 F2। तो अब समझ में आया कि अच्छा किसी मूविंग पार्टिकल को रोकने में कितना फोर्स लगेगा। या मास और वेलोसिटी तो बोल ही रहे थे, जब मास सेम था तो वेलोसिटी बोल रहे थे, वेलोसिटी सेम था तो मास। सच्चाई तो यह है कि आपने मोमेंटम देख करके यह बात तय किया, मोमेंटम देख करके आपने बात तय किया। किसी मूविंग पार्टिकल को रोकने में कितना फोर्स लगेगा यह उसके मोमेंटम पर डिपेंड करता है, और मोमेंटम को हमने डिफाइन किया है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम हमने डिफाइन किया मास इंटू वेलोसिटी। बोले एक बार मास देखे, बार वेलोसिटी देखे, चलो हटाओ, मास और वेलोसिटी मल्टीप्लाई करके बोलेंगे हम लोग। और हमने सिलेबस को आसान बनाने के लिए लोगों ने एक नया वर्ड डिफाइन किया, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, कि बार बार मास देख के बताएगा, वेलोसिटी देख के बताएगा। मास से मरेगा तब वेलोसिटी पर काम चल जाता है, वेलोसिटी से मरेगा तो मास पर। तो एक नया वर्ड डिफाइन किया लोगों ने, मोमेंटम डिफाइन किया, और मोमेंटम डिफाइन किया गया मास इंटू वेलोसिटी। तो एक पॉइंट तो पता चला हमको कि हम लोगों ने मोमेंटम डिफाइन किया है मास इंटू वेलोसिटी,
चूंकि वेलोसिटी वेक्टर है, मास स्केलर, स्केलर इनटू वेक्टर बराबर वेक्टर, तो मोमेंटम वेक्टर। और मोमेंटम का डायरेक्शन की कौन देगा? बोले वेलोसिटी देगा। अगर आप लिखते हैं कि वेक्टर ए बराबर 6i कैप, तो वेक्टर का डायरेक्शन कौन देता है? बोले आई कैप। तो वेक्टर पी का डायरेक्शन कौन देगा? बोले भी। मैंने मोमेंटम का डायरेक्शन कौन देगा? बोले वेलोसिटी देगा। तो हमने एक नया वर्ड डिफाइन किया आज, मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी डिफाइन किया, और उसका डायरेक्शन किधर देंगे? वेलोसिटी की ओर देंगे। तो किसी मूविंग पार्टिकल को रोकने में कितना फोर्स लगेगा, किस पर डिपेंड किया? मोमेंटम पर डिपेंड किया। चलो क्लियर भाई, मोमेंटम पर डिपेंड किया। स्टॉप करना था ये, तो मोमेंटम पर डिपेंड किया। अब स्टॉप नहीं करेंगे हम लोग, रोकना नहीं, स्लो करेंगे, सिर्फ रोकेंगे नहीं इसको। ये तो रोक दिए ना, पूरे रोकिए दिए, जीरो कर दिए वेलोसिटी, रोकेंगे नहीं, सिर्फ स्लो करके देखते हैं। तो अगला एग्जांपल देखिए। पहले कहानी में आपको क्या समझ में आया? पहला कहानी में समझ में आया आपको कि किसी मूविंग पार्टिकल को रोकने के लिए कितना फोर्स लगेगा, वह वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, चूंकि मास सेम था। दूसरा कहानी में समझ में आया कि मास पर डिपेंड करता है, चूंकि वेलोसिटी सेम था। तीसरा कहानी में जाके आपको फाइनल हुआ कि नहीं, ये तो मोमेंटम पर डिपेंड करता है, और मोमेंटम को हमने डिफाइन भी कर लिया, मास इनटू वेलोसिटी। अगला कहानी देखिए कि 2 किलोग्राम का एक बॉडी 10 के स्पीड से जा रहा था, और एक 5 किलोग्राम का एक बॉडी 4 के स्पीड से जा रहा है। लेकिन 2 किलोग्राम के बॉडी का स्पीड 10 से घटाकर हमने 6 कर दिया, और 5 किलोग्राम के बॉडी का स्पीड घटा करके हमने 4 से 2 कर दिया। कोई एक आदमी 2 किलोग्राम का बॉडी जो 10 के स्पीड से जा रहा था, उसको फोर्स मारा, हो गया 2 किलोग्राम का बॉडी 6 के स्पीड धर लिया। 10 पर था, 6 पर हो गया, कोई फोर्स मारा उधर से। आई 5 ग्राम का बॉडी जो 4 के स्पीड जा रहा था, उसका स्पीड उन्होंने 2 कर दिया। अब बताओ किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा? तो किसे बताइएगा? अब आपको बताना है। अब ये कहानी जाएगा चेंज इन मोमेंटम पर। 10 दूनी 20, आई 6 दूनी 12। अभी मोमेंटम इसके पास 20 है, बचा हुआ है 12, मैंने हमने मोमेंटम 8 कम किया। आई 5 चौके 20, आई 5 दूनी 10, 5 चौके 20, अब 5 दूनी 10। कितना मोमेंटम कम किया? 10। ये मोमेंटम 10 कम किया, और ये मोमेंटम 10 दूनी 20, 6 दूनी 12, 8 कम किया। ये 10 मोमेंटम कम किया है। ये बॉडी का मोमेंटम 10 कम कर दिया, और बॉडी का मोमेंटम 8 कम किया है, तो इन्हें ज्यादा फोर्स लगाया। मैंने फोर्स इस पर डिपेंड किया? बोले चेंज इन मोमेंटम पर डिपेंड किया, चेंज इन मोमेंटम पर डिपेंड किया। लेकिन इससे भी आगे थोड़ा बढ़ते हैं। फोर्स किस पर डिपेंड किया? चेंज इन मोमेंटम पर। पहले क्या बोले थे? वेलोसिटी पर, फिर बोले मास पर, फिर नहीं मोमेंटम पर, फिर अभी क्या बोल रहे हैं? बोले नहीं चेंज इन मोमेंटम पर। अब सबसे बेहतर पता चलेगा कि 2 किलोग्राम का बॉडी 10 के स्पीड से जा रहा था, और किसी ने इसका स्पीड कर दिया 4 मीटर पर सेकेंड, और एक 5 किलोग्राम का बॉडी जो 4 के स्पीड से जा रहा था, किसी ने इसका स्पीड कर दिया 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इस आदमी ने काम को 4 सेकेंड में किया, और इस आदमी ने इस काम को 2 सेकेंड में किया। तो बोला अब समय काहे ले रहा? पहले क्या समय था? तो पहले में बात मान के बना रहे थे नहीं कि दोनों आदमी ने समान समय में काम किया है, दोनों आदमी समान समय में काम किया है। ऐसा सोच के समझिए पहले हम लोग बना रहे थे कि जितना देर में पहला आदमी रोकता था, उतना ही देर में दूसरा को आदमी रोकता था। अब देखिए यहाँ 10 दूनी 20, 4 दूनी 8, चेंज कितना हुआ? बोले 12। कितना देरी में? 4 सेकेंड में। ये आदमी ने 4 सेकेंड में मोमेंटम 12 चेंज किया, तो 1 सेकेंड में बोले 3 चेंज किया। 4 सेकेंड में मोमेंटम 20 से 8 किया, मैंने 12 चेंज कर दिया, तो 1 सेकेंड में 3 चेंज किया। अच्छा ये 20, 5,
कितना चेंज किया ये? बोले 15। कितना देरी में? 2 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में 7.5। बोले यहाँ पर फोर्स का मान जाता है। ये आदमी ज़्यादा फोर्स लगाया है। 1 सेकेंड में 7.5 चेंज करता है मोमेंटम, और 1 सेकेंड में 3 ही चेंज करता है, तो ये ज़्यादा फोर्स लगाया। मतलब अब जाके आपको ये बात क्लियर पता चला होगा कि फोर्स चेंज इन मोमेंटम पर भी नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर डिपेंड करता है। रेट मतलब पर सेकेंड। पर सेकेंड आपने कितना मोमेंटम चेंज किया, इस पर तय होता है फोर्स का वैल्यू। तो इसी कहानी के माध्यम से हम ये समझा पाए आपको कि फोर्स कैसे डिफाइन किया गया। बोले रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम बटा चेंज इन टाइम, माने पर सेकेंड आपने कितना मोमेंटम चेंज किया है, इस पर तय होगा फोर्स। अब जाकर हम लोग को न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का क्लियरली फॉर्मूला मिला कि एवरेज फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जिस तरह से पहले हम लोग पढ़ते थे कि एवरेज वेलोसिटी बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पहले पढ़ते थे हम लोग कि एवरेज एक्सीलरेशन बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक उसी तरीका से आज हम लोग पढ़े एवरेज फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बोले फोर्स का डायरेक्शन कौन देगा? बोले चेंज इन मोमेंटम। बोले कैसे? वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन देता था? बोले चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कौन देता था? बोले चेंज इन वेलोसिटी। जिस तरह से एक्सीलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी देता था, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देता है, उसी तरह से फोर्स का डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम देगा। ये सब एवरेज फोर्स है, एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज एक्सीलरेशन है। ये पार्ट पढ़े थे आप मोशन स्ट्रेट लाइन में, तो सेम टू सेम सेट किए। फोर्स का डायरेक्शन कौन देगा? बोले चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का डायरेक्शन कौन देता है? बोले वेलोसिटी। फोर्स का डायरेक्शन कौन देता है? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का डायरेक्शन कौन देता है? वेलोसिटी। तो ये नहीं कह सकते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन कौन देगा तो चेंज इन वेलोसिटी। कह सकते हैं फोर्स का डायरेक्शन कौन देता है? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम डायरेक्शन कौन देता है? बोले वेलोसिटी। तो फोर्स का डायरेक्शन कौन दिया? बोले चेंज इन वेलोसिटी। फोर्स का डायरेक्शन कौन दे रहा है? चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी किसका डायरेक्शन देता है? एक्सीलरेशन का। अभी बोले कि फोर्स का डायरेक्शन कौन देगा? बोले चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी देता है मैंने किसका डायरेक्शन? एक्सीलरेशन का। मैंने फोर्स का डायरेक्शन कौन देगा? एक्सीलरेशन। या एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कौन देगा? बोले फोर्स। तो खैर हम लोग यहीं पर अभी छोड़ रहे हैं, फॉर्मूला तक ला दिए हैं आपको। एवरेज फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, माने चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी फॉर्मूला को आगे बढ़ाएंगे।